नमस्कार दोस्तों चुनाव अब जनता के लिए नहीं होता। चुनाव अब सिर्फ सत्ता के लिए होता है। सत्ता पाने के लिए सत्ता में मौजूद पार्टी और नेता के पास सारे हक मौजूद होते हैं और ये हक उन्हें आपने ही दिए हैं, जिसका इस्तेमाल सत्ता में मौजूद टॉप लीडर बेफिक्र होकर करता है। लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है और उस जनार्दन ने ही एक नेता को देवताओं का देवता बनाया है। फिर उसके सामने आदर्श, आचार, विचार, नियम, कायदे, भला ऐसे शब्द कहां मायने रखते हैं। असल में तो जो वो नॉन बायोलॉजिकल नेता करेगा वही आदर्श होगा, वही आचार होगा, विचार होगा, संहिता होगा, चुनाव और आयोग उसके काम भी शायद वही नेता तय करेगा। वरना क्या ऐसा हो सकता है कि एक राज्य में चुनाव चल रहा हो, वोटिंग का एक दौर भी हो चुका हो और उसी राज्य से सटे राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा विशाल कार्यक्रम कर दें जो वोटिंग वाले राज्य को प्रभावित भी कर सकता है, पूरी तरीके से प्रभाव डाल सकता है उस पर। चुनाव वाले सिर्फ एक राज्य नहीं है। जहां जहां भी 4 दिन बाद चुनाव होने हैं उन सभी जगहों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रभावित करता है। लेकिन सब चल रहा है लोकतंत्र के नाम पर, आपके नाम पर। आपने अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट भी दे दी है तो बेशक उसके नेता के पास बहुमत ना भी हो तो भी वो जुगाड़ करके सत्ता पर काबिज हो सकता है और आप लोगों यानी जनता का हवाला देकर कुछ भी कर सकता है। ये और बात है कि आपने दूसरे दलों को भी कमोबेश उतना ही ताकतवर बनाया है, लेकिन सत्ता का जुगाड़ वो नहीं कर सके। इसीलिए उनकी बातें बेमानी हैं और आपके पास अब जो चल रहा है उसे चुपचाप तमाशे के रूप में देखने के सिवा कोई चारा नहीं है। आपका मौका तो अब अगले चुनाव के वक्त ही आएगा। दोस्तों, ये मैंने कोई भाषण नहीं दिया है, ये तो आपको उस तस्वीर के असल मायने समझाने की कोशिश की है जिसे आज सुबह से आपने हर न्यूज चैनल के स्क्रीन पर देखा है, सोशल मीडिया के जरिए जाना है और कल के हर अखबार में देखेंगे और पढ़ेंगे। झारखंड में आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की आज 149वीं जयंती है, लेकिन इस मौके का भव्य आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में नहीं बल्कि उससे सटे बिहार में किया। क्यों? क्योंकि झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू है, क्योंकि वहां 20 नवंबर को वोटिंग है। बिहार के जिस जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के सम्मान में यह विशाल आयोजन किया, वो झारखंड के देवघर की सीमा से सटे बस 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर। यानी बात जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जानी है। अब प्रधानमंत्री बोले और उसका असर 50-50 कोस तक भी ना जाए तो यह मुमकिन ही नहीं है। और 50 क्या, टीवी स्क्रीन के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए तो कोई भी बात सेकंडों में सारी दुनिया तक पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है वो बात। इस कार्यक्रम की भव्यता को असल 4 चांद मोदी जी के एक कमाल नहीं लगाया है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती को उन्होंने 150वीं जयंती वर्ष में बदल दिया है। यानी आज से साल भर तक आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज जमुई में हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई, हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान हुआ। यह पूरे देश के लिए है। ऐसा किए जाने में कोई गलत भी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही आदिवासी समाज के लिए यह सब कुछ और इससे भी कुछ और ज्यादा जो किया है या फिर जो किया जा सकता था वो कर देना चाहिए था। लेकिन इस सारा खेल इस समय का है जब चुनाव चल रहे हैं। जी हां, खेल और समय। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 16 अक्टूबर के अपने वीडियो में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया था कि झारखंड में आदिवासी वोट बैंक पर कब्जे के लिए बिरसा मुंडा जयंती की स्पेशल रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से बनाकर रखी हुई है। मेरे उस वीडियो को आप लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया, बहुत प्यार मिला उस वीडियो को और अभी तक का वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो भी है।
उस वीडियो के जरिए तो ये जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंची, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धीरे धीरे अपने इस हिडन एजेंडे को सार्वजनिक करने लगे। 27 अक्टूबर को रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बिरसा मुंडा का जिक्र किया। फिर महाराष्ट्र की अपनी पहली चुनावी रैली में जब वो 8 नवंबर को आदिवासी इलाके धुले में पहुंचे तो वहां भी बिरसा मुंडा का जिक्र किया था। आदिवासी समाज के लिए वास्तव में कुछ करना और चुनाव के वक्त कुछ ऐलान करने में सोच का भी बहुत बड़ा अंतर है, और एक्शन का भी, असर का भी। झारखंड में 5 साल पहले तक यानी 2014 से 2019 तक बीजेपी की ही सरकार थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी चुके थे और झारखंड में उनकी पसंद का सीएम था। बिरसा मुंडा भगवान और आदिवासी समाज सब कुछ वही था, लेकिन बिरसा मुंडा जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया साल 2021 में, जब राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन वाली हेमंत सोरेन की सरकार आ चुकी थी। यह झारखंड चुनाव के लिए 3 साल पहले बिछाई गई वो बिसात थी जिसकी फाइनल तस्वीर आज आपको दिखाई दी है। उस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता पलटने की बैकडोर कोशिशें भी की जा रही थीं, जिसका आरोप जेएमएम ने लगाया था खुद। उसकी एक तस्वीर भी चंपई सोरेन के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के रूप में सामने भी आ गई। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर और समय समय पर प्रतीकों के जरिए अपनी राजनीति को साधने का हर दांव आजमाया है। आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान उसी का फाइनल और मास्टर स्ट्रोक समझ लीजिए। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। झारखंड में 4 दिन बाद यानी 20 नवंबर को दूसरे और आखिरी दौर की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 38 सीट्स। महाराष्ट्र में भी उसी दिन सभी 288 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। महाराष्ट्र में भी आदिवासी वोटों की अच्छी खासी तादाद है। यूपी सहित कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग 20 नवंबर को ही होगी। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को किया, चुनाव आयोग ने इसे रोका नहीं, तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर यही सवाल तो उठा था कि जो व्यक्ति आयुक्त बनाता है, क्या आयुक्त बनने के बाद आचार संहिता को लेकर आयुक्त उसी व्यक्ति से सवाल जवाब कर पाएगा, उस पर कार्रवाई कर सकेगा। इसीलिए आयुक्तों के चुनाव में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के साथ कमेटी में सीजेआई को रखने का सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन वैसा होने की ना कोई उम्मीद थी, ना ही हुआ। संसद से कानून बनाकर जो हुआ और चुनाव आयोग की ओर से जो लगातार हो रहा है वो आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनाव को प्रभावित करने का यह पहला और इकलौता मामला भी नहीं है। 13 नवंबर को झारखंड में पहले दौर की वोटिंग वाले दिन बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा था, लेकिन ऐन उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी। इसके लिए साधारण दलील यही है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों से बाहर आचार संहिता लागू नहीं होती है, यह दलील दी गई। लेकिन दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि आदर्श आचार संहिता, जिसे अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ऐसा भारी भरकम शब्द चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा क्यों है?
इसमें आदर्श शब्द क्यों लगा हुआ है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि कहीं भी कोई ऐसा काम ना हो या फिर ना किया जाए जो चुनाव को प्रभावित करता हो, वोटर्स को लुभाए या फिर डराए। एम्स क्या किसी एक गांव या शहर का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है? एम्स तो पूरे राज्य और राज्य छोड़िए आसपास के कई राज्यों तक के लोग भी एम्स में इलाज कराने आते हैं, यानी इसका असर भी व्यापक होता है। ऐसे में क्या यह दलील किसी भी तरह मानी जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री यही काम एक दिन बाद नहीं कर सकते थे? दोस्तों, क्या एन वोटिंग वाले दिन बिहार में एम्स की आधारशिला का कार्यक्रम रखना भोलापन और जनता की फिक्र मानेंगे आप? क्या यह जानबूझकर तैयार किया गया प्लान होता है? मेरा ख्याल है कि हर समझदार नागरिक इसकी हकीकत को समझता है, जानता है और अच्छी तरह से जानता है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे जब एम्स की आधारशिला रखी जा रही थी। उनकी पार्टी जेडीयू भी चुनाव लड़ रही है। नीतीश ने मोदी के पांव भी छुए। यह सब कुछ दिन भर टीवी स्क्रीन पर तैरता रहा, चलता रहा लगातार। लेकिन असल में जिसे सब कुछ समझकर ऐसे हथकंडों पर रोक लगानी है, वही चुनाव आयोग लगता है कि खुद भी टीवी स्क्रीन पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का यह पूरा तमाशा देखता रहता है या कहीं और बिजी रहता है। लेकिन उसे खबर नहीं लगती कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उसे पहरेदार बनाया गया है, उसमें किसी तरह सिंध लगाई जा रही है। अब तो हैरानी इस बात पर भी नहीं होती कि चुनाव आयोग और उसके मुखिया राजीव कुमार पर सीधे सीधे आरोप भी लगते हैं। यह वही चुनाव आयोग है जो किसी जमाने में किसी तरह याद किया जाता था। उसकी एक तस्वीर भी आपको बताते हैं। साल 2012 में केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की मनमोहन सिंह सरकार ने पूरे देश के बजट को पेश करने की तारीख आगे बढ़ा दी थी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे। ऐसे में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन हो, यह चुनाव आयोग भी चाहता था और सरकार भी। दोस्तों, यह चुनाव आयोग के असली सुपरमैन टीएन शेषन का दौर भी नहीं था, ना ही पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस का दम भरने वाली बीजेपी का दौर था। टीएन शेषन के बारे में आप तो बखूबी जानते होंगे, सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि कैसे चुनाव को उन्होंने सचमुच में एक आदर्श चुनाव प्रक्रिया बना दिया था। सही मायने में लोकतंत्र को जमीन पर उतार दिया था। हरियाणा चुनाव में एन वोटिंग वाले दिन किसान सम्मान निधि के जरिए किसान के खातों में डायरेक्ट रकम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भेजने का करिश्मा भी देख चुके हैं आप लोग। पीएम मोदी ऐसा करिश्मा कर चुके हैं। विपक्ष इसे कैश फॉर वोट और लालच कहता रहा, लेकिन विपक्ष की कौन सुन रहा है? चुनाव आयोग में शिकायत करने पर भी सत्ता में मौजूद पार्टी और उसके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप खुद मुख्यमंत्री लगाते हैं। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रभावित करने का एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया था, जिसकी जद में चुनाव आयोग भी है, क्योंकि चुनाव प्रभावित होने की किसी भी तरह की आशंका पर आयोग को खुद ही संज्ञान लेकर एक्शन लेना होता है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया चुनाव प्रभावित करने का बड़ा हथियार भी बन गए हैं। आयोग के मुखिया खुद इस बात को दोहराते भी हैं, हर जगह रिपीट करते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, शिकायत करने के बाद भी आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। हेमंत सोरेन ऐसा आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी ने झारखंड में करीब 95,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनकी सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। 55 अकाउंट के जरिए विज्ञापनों पर 72 लाख रुपए भी बीजेपी ने खर्च किए हैं। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा की ओर से शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, करोड़ों रुपए। हेमंत सोरेन लिखते हैं कि पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट्स में
विभिन्न अकाउंट से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड बूस्ट किए गए हैं। इन पेजों का कंटेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका एकमात्र उद्देश्य मेरी और राज्य की छवि को धूमिल करना, धार्मिक उन्माद फैलाना और लोगों को आपस में लड़ाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे लिखा, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज्य और राज्यवासियों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बार बार ये अपील भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर दिया उन्होंने। आगे लिखते हैं हेमंत सोरेन, जहां भाजपा ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं मैंने किसी भी प्रमोशन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। आप किसी भी सोशल मीडिया की एड लाइब्रेरी में जाकर यह सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि गलत तरीके से चुनाव जीतने से बेहतर है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। हेमंत सोरेन ने कहा कि तानाशाहों के पास भले ही अरबों रुपए हो जो उन्होंने नकली वैक्सीन और दवाइयां बेचकर कमाए हैं, लेकिन इससे वे कभी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे। मेरी असली ताकत आप लोग हैं। जेल जाने से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इतना लंबा और बड़ा ट्वीट हेमंत सोरेन लिखते हैं एक्स ट्विटर हैंडल पर। प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे काम के 2 मतलब बिल्कुल साफ हैं। पहला तो ये कि उन्होंने अच्छी तरह ये मालूम है उन्हें कि चुनाव आयोग उन पर कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। वैसे ये बात अब देश भी समझ चुका है। इसका दूसरा मतलब ये है कि शायद अपने काम और प्रचार के तौर तरीकों से चुनाव में जीत मिलने का कोई भरोसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नहीं है। इसीलिए चुनाव के बीच में सीधे चुनाव प्रभावित करने के कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे भी झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवाने का दांव आदिवासियों के बीच उल्टा भी पड़ सकता है। सोरेन ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया है। वहीं झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान और जाति जनगणना के मुद्दे ने भी बीजेपी को परेशान कर रखा है। चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। झारखंड से ज्यादा खराब हालात में बीजेपी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उसकी और भी ज्यादा खराब स्थिति है। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी के मुद्दे के साथ ही उद्धव के शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने का मुद्दा सीधे जनता के दिल से जुड़ा हुआ है। मराठा अस्मिता और धोखे को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही महाराष्ट्र को एक पाले में खड़ा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ओबीसी, दलित, आदिवासियों को गोलबंद कर रहे हैं। इसका असर, इस सब का असर बीजेपी और उसकी बनाई सत्ताधारी महायुति लोकसभा चुनाव में देख भी चुकी है। ऐसे में वोटिंग से 4 दिन पहले, 4 दिन बाद वोटिंग है, इसीलिए वोटिंग से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दांव चल रहे हैं। लेकिन यह दांव लोकतंत्र के लिहाज से कितना सही है, यह देखना चुनाव आयोग का भी काम है और आप सभी का भी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए।
साथ ही हर विश्लेषण के लिए, हर राजनीतिक खबरों के विश्लेषण के लिए आप एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और हमारा उत्साह भी बढ़ाते रहिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर रोज एक वीडियो आप विश्लेषण के साथ देखेंगे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।